ये यूपी बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं के तहत इंटरमीडिएट हिंदी का पेपर है। ये साहित्यिक हिंदी है, यानी आर्ट साइड के बच्चों के लिए है, कला वर्ग के बच्चों के लिए पेपर है। अब की बार 2024 में ये पेपर आया था और इसके क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ख़ास तौर से कक्षा 11 वाले बच्चे ध्यान देंगे, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वो जानेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को देरी ना करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें दिया है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, तो ऑप्शन बी सही होगा, गोरा बादल कथा। और इसके लेखक कौन है, तो ध्यान देंगे इसके लेखक जो हैं वो जटमल हैं। ये जो है आपका इस तरह से हो गया। और अगर और हम लोग बात करते हैं ऑप्शन की, तो साहित्यालोचन एक रचना दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचना है। पद्मावत, ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। इनकी और भी रचनाएँ हैं, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कन्हावत, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। साहित्य लहरी की बात करें तो सूरदास की रचना है। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो चारों ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोरा बादल कथा, लेखक हैं जटमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। तो यात्रा के लिए देखिए एक ही लेखक प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। जी हाँ, राहुल सांकृत्यायन, इनको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अच्छा, और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और अगली रचनाओं को देखते हैं। दिया है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है? दिया है इसमें कि कौन सी रचना नाटक नहीं है। देखिए, नाटक नहीं है मतलब विधा को लेकर क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सेकंड नंबर, अपना अपना भाग्य। ये जो है अपना अपना भाग्य जो है ये एक कहानी है। जी हाँ, अपना अपना भाग्य जो है ये एक कहानी है। और इसमें अगर और ऑप्शन की बात करें तो एक दिया है गरुड़ ध्वज। ये जो है गरुड़ ध्वज जो है वो श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का एक नाटक है। तो आपको बताना था नाटक नहीं है, तो ये तो नाटक है। एक ऑप्शन दिया है आन का मान। आन का मान के लेखक श्री हरिकृष्ण प्रेमी हैं, ये भी एक नाटक है। और एक ऑप्शन दिया है राजमुकुट। राजमुकुट के लेखक श्री व्यथित हृदय हैं। तो इस प्रकार से जो है देखिए अपना अपना भाग्य जो है ये जैनेंद्र जी की एक कहानी है, इसके लेखक जैनेंद्र हैं और ये कहानी है, नाटक नहीं है। तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, अपना अपना भाग्य। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है माटी की मूर्तें। जी हाँ, माटी की मूर्तें, और पूछ क्या रहा है जरा देखिए आप, माटी की मूर्तें के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। जी, इसके लेखक जो हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनकी और भी रचनाएं आप सुन लीजिए एक बार। इनकी रचना है चिता के फूल, लाल तारा, पैरों में पंख बांधकर। ये 3 रचनाएं इनकी याद रखिएगा, ये तीनों रचनाएं इनकी हैं। और हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन दिया है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण सुन लीजिए आप। इनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी और एक रचना है 100 अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, इनकी 2 रचनाएं हैं। इसी ऑप्शन में आपका दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी 2-3 रचनाएं मैं बोलना चाहूँगा। इनकी रचना सबसे फेमस है बाण भट्ट की आत्मकथा। इनकी एक और रचना है चारुचंद्र लेख। इन्हीं की रचना है सबसे इम्पोर्टेंट पुनर्नवा, और इन्हीं की एक रचना है अनाम दास का पोथा। तो इस 4 रचना इनकी याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो इनकी एक बहुत फेमस रचना है कालिदास की निरंकुशता, और इनकी दूसरी रचना है विचार विमर्श, और इनकी एक और रचना है बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है साहित्य सीकर। तो ये सभी रचनाएं आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा माटी की मूर्ति के, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि एक निबंध है, बड़ा फेमस निबंध है, इसको हर कोई लोग जानते हैं। इसमें जो है अगर हम लोग कहानी की बात करें तो प्रथम कहानी के लिए बहुत पूछा जाता है। तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती है, और इंदुमती के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। प्रथम नाटक की बात करें नहुस है, जिसके लेखक गोपाल चंद्र हैं। और प्रथम उपन्यास की बात करें तो परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्री निवास दास जी हैं। तो चारों ऑप्शन को हमने देख लिया। ऑप्शन इसका कौन सी सही हो जाएगा, तो दूसरा सही होगा। चिंतामणि क्या है, एक निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है। देखिए ज्ञानपीठ को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है,
कई बार हमने देखा ज्ञानपीठ को पूछा गया है। तो ज्ञानपीठ जो है हिंदी की विभिन्न रचनाओं पर उनके रचनाकारों को मिला है। आगे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं हम आपको सब पढ़ाने वाले हैं। बाकी इसकी अगर बात करें तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला है, तो इसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार एक रचना दिया है चिदम्बरा, इसी पर मिला हुआ है। जी हाँ, चिदम्बरा ये पंत जी की रचना है और पंत की रचना चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला हुआ है। पंत की और रचनाओं के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें उच्छ्वास है, ग्रंथि है, बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, और एक इम्पॉर्टेंट है कला और बूढ़ा चाँद, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक इनकी रचना है लोकायतन, यहाँ दिया है ऑप्शन में, कला और बूढ़ा चाँद भी दिया है। लोकायतन जो रचना है ये महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंत की कौन सी रचना है जो महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है, तो वही है लोकायतन। बाकी आप देख सकते हैं कि ग्राम्या भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट रचना है। सभी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन अगर बात करें किस पे ज्ञानपीठ मिला हुआ है तो वो चिदम्बरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये पूछा है श्रद्धा और मनु, देखिए बहुत ध्यान से, प्रसाद जी वाला क्वेश्चन है। श्रद्धा और मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से लिया गया है या संकलित है? तो इसमें देखिए ये आंसू, कामायनी, लहर, झरना चारों की चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की तो हैं, लेकिन इसमें कौन सी रचना है जिसमें श्रद्धा मनु है? तो इनकी एक कामायनी रचना है। कामायनी एक महाकाव्य है, इसमें 3 किरदार बहुत महत्वपूर्ण है, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। ये 3 नाम याद रखिएगा, मनु, श्रद्धा और ईड़ा, ये तीनों हैं। तो इन्हीं का नाम ही दिया गया है, तो लिया किससे जा सकता है? इन्हीं कामायनी से ही लिया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा, कामायनी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद की और रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनकी रचना है उर्वशी, जो कि एक चंपू रचना है। उर्वशी जैसा उनका दिनकर का भी उर्वशी है, तो वो तो एक नाटक है। जयशंकर प्रसाद का जो उर्वशी है ये एक चंपू काव्य है। चंपू मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित रचना, इसमें कविता भी है और गद्य भी है। तो उर्वशी जो है चंपू काव्य है जयशंकर प्रसाद का। वन मिलन भी इनकी रचना है। अयोध्या का उद्धार इनकी बड़ी फेमस रचना है। शोकोच्छ्वास इनकी रचना है। कानन कुसुम इनकी रचना है। प्रेम पथिक है और चित्तधार मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, ध्यान देंगे। और इनकी प्रथम कविता जो है वो सावन पंचक है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है, याद रखिएगा। और इनकी जो रचना झरना है, एक झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला का है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो ये सभी हमने जान लिया। फिलहाल कामायनी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए दिया है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है वो है, यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये है ऑप्शन नंबर चौथा, राम की शक्ति पूजा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। और हम लोग बात करते हैं तो पल्लव जो है, ये पल्लव जो है पंत की रचना है, आप पीछे हमने आपको बताया है। और एक रचना यहाँ दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बापू के प्रति, तो ये जो है युगांत से उद्धृत है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रचना है बापू। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो देखिए सन को लेकर है। पूछा है महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ? ये देखिए दिया है। तो देखिए इसमें वास्तव में तो ये बात है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1982 में प्राप्त हुआ था, कि अधिकतर किताबों में 1982 मिलता है। तो 1982 तो इसमें दिया नहीं गया है। ऐसा सिचुएशन जब हो तो इसमें हम करीब का क्वेश्चन सही करते हैं। फिलहाल तो 1982 के करीब में जो है वो 1983 है, अतः यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर सी ही सही करना होगा। वैसे है तो 1982, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिलहाल इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इंदु पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? देखिए पत्रिका वाला क्वेश्चन आ गया और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदु पत्रिका के संपादक जो हैं वो हैं, फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं इसके प्रकाशक। बाकी और सब की बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक पत्रिका है सरस्वती, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट पत्रिका है, इसको भी कई बार पूछा गया है। और इसी में एक नाम आया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी एक पत्रिका है समालोचक, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ये 1902 में चली थी पत्रिका, मासिक है और जयपुर से चली थी, इसको याद रखेंगे आप लोग।
ऑप्शन देखिए डी दिया है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी एक पत्रिका है प्रभा, ये कानपुर से निकलती थी। बालकृष्ण शर्मा के नवीन की पत्रिका क्या है, प्रभा है। तो इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन को जान लिया। सही कौन सा होगा, तो अंबिका प्रसाद गुप्त होगा। आशा है हमारे इंटरमीडिएट के बच्चों ने इसको सही किया होगा। और आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है कुछ व्याकरण के क्वेश्चन है। देखिए दिया है पवित्रम का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए संधि विच्छेद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रत्येक अक्षर को अलग करिए, पहचान ढूंढिए और उसको जो बनाना हो नियमतः बना दीजिए। तो पवित्रम में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम इस पवित्रम के सभी अक्षरों को अलग कर रहे हैं। तो इसमें पा है, पा में क्या है, छोटा आ है। फिर वाह है, वाह में क्या है, छोटी ई है। फिर त्रा है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कोई इससे काम नहीं है। और फिर लास्ट में माँ है। तो देखिए हमने सभी अक्षरों को अलग कर दिया। संधि विच्छेद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब इसमें हम लोग पहचान ढूंढते हैं। तो यहाँ हमको पहचान मिली आव। आप जानते हैं आया संधि में जो पहचान चारों मिलती हैं उसमें अव है, आव है, ठीक है, आया है, आया है, ये चार पहचान मिलती है। तो अब हमको मिला अव बनता किससे, आप जानते हैं कि जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो अ बनता है, यानी इसको ओ बनाना है। तो पा के बाद ओ बनेगा तो हो जाएगा पा पर ओ की मात्रा पो हो जाएगा। और इधर बच रहा इत्रम, तो इत्रम हो जाएगा, यानी पोधन इत्रम आपका सही होगा। देखिए कहाँ दिया है पोधन इत्रम, तो दिया है पोधन इत्रम ऑप्शन नंबर आ में, पोधन इत्रम। संधि का क्लास हमने पढ़ाया आपके लिए, वीडियो में पड़ी हुई है, उसको एक बार ज़रूर देखिए, आपको ये सब खिलवाड़ लगने लगेगा, एकदम आसान हो जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर आ सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्या दिया है, हरे अव का संधि विच्छेद क्या होगा। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनके लिए कुछ नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए दिक्कत ही हो जाएगा। पूछा हरे अव का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। जिस शब्द में आपको अंग्रेजी का यस दिखाई पड़ जाए बस उसी को आप छोटा आ बना दीजिए, उसके पहले प्लस लगा दीजिए। तो देखिए हरे है, हरे के बाद जो है हम प्लस लगाएंगे और यस को छोटा आ बना देंगे तो हो जाएगा हरे धन अव। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बा दिया, हरे धन अव। बहुत आसान संधि, इसका नाम है पूर्व रूप संधि। इसमें जो अंग्रेजी का यस होता है वो छोटा आ बनता है। जब संधि विच्छेद होता है, जब संधि होती है तो वही यस बन जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान संधि है, संस्कृत की संधि है ये, जो है इसको पूर्व रूप संधि कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपने देखा दोग्धा का संधि विच्छेद कीजिए। संधि से फिर एक क्वेश्चन आ गया है, संधि से 3 क्वेश्चन हो चुका। देखिए दोग्धा का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें देखिए जब कहीं आपको बीच में आधा तीसरा अक्षर मिले, जैसे आधा गा मिला हुआ है, गा तीसरा अक्षर है, तीसरा कैसे, तो का ख तीसरा गा, ये तीसरा अक्षर आपको बीच में आधा मिल गया तो जान लीजिए व्यंजन संधि है। और इस तीसरे को आप पहला अक्षर बना दीजिए। तो 2 है, अब आधा गा को आधा का बनाइए, तो आधा का लिखने का तरीका है नीचे हलंत लगा देंगे। और आगे क्या बचा हुआ है, धा बचा हुआ है, दोक धन धा। कहाँ है आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान संधि है व्यंजन संधि, इसमें हमने कर दिया नियमतः, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया है निम्नलिखित में से एक पद का समास विग्रह करके लिखिए। देखिए संस्कृत का क्वेश्चन है और संस्कृत के तहत ही इसका समास विग्रह भी करना होगा। प्रतिदिनम मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन, इसका संधि इसका समास विग्रह क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे। इसका समास विग्रह होता है दिनम, फिर लिखेंगे दिनम और फिर लिखेंगे प्रति, ये इसका समास विग्रह है। दिनम दिनम प्रति माने प्रत्येक दिन, ये समास विग्रह हो गया। गदा हस्त देखेंगे तो हाथ में गदा, यानी इसका समास विग्रह हो जाएगा गदा हस्तौ, गदा हस्तौ यस्य सह, यानी गदा है हाथ में जिसके। तो हनुमान जी का ये पर्यायवाची हो गया, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार दिया है दशाननः, दशाननः में देखेंगे तो इसका समास विग्रह होता है 10 आननानि, आननानि यस्य सह, 10 आननानि यस्य सह, यानी 10 मुख हैं जिसके, वह अर्थात रावण। तो ये भी आपका जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ ध्यान देंगे 10 सिर बहुत लोग बोलते हैं, नहीं यहाँ 10 मुख है। आनन माने सिर नहीं, आनन माने मुख होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए संस्कृत के सब क्वेश्चन लगे हुए हैं। यहाँ पूछ लिया है लघुता में प्रत्यय है,
अब प्रत्यय का क्वेश्चन आ गया और संस्कृत का प्रत्यय थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ होता है, मामला जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा पहले। तो लघुता में जो प्रत्यय है वो देखिए इसमें जो है तल प्रत्यय है। फिलहाल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ हम आपको बताना चाहेंगे। तल जब लगता है किसी भी शब्द में तो तल का जो है ला गायब हो जाता है और तापे बड़ा का मात्रा लग जाता है। तो लघुता हुआ, कटुता हुआ, प्रभुता हुआ, ये सभी आपका तल प्रत्यय होता है। ठीक, आगे हम कुछ और बात करेंगे। एक तव्यत प्रत्यय है। संस्कृत में प्रत्यय जो होता है शब्द में पूरा नहीं जुड़ता, उसका कुछ भाग गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो तव्यत का जो जुड़ता है वो खाली खाली तव्य जुड़ता है, इतने जुड़ता है शब्द के लास्ट में प्रत्यय के रूप में। तो जैसे अगर मान लीजिए आप पठ में तव्यत जोड़ते हैं तो ता तो जुड़ेगा नहीं, तव्य खाली जुड़ेगा तो हो जाएगा पठितव्य। जी हाँ, ये हो जाएगा पठितव्य। तो ये चाहिए के अर्थ में होता है। तो पठितव्य का अर्थ हो जाएगा पढ़ना चाहिए। बस इतना ही बता पाएंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा हम अनियर के बारे में बात कर लेंगे। इसका जुड़ता है खाली खाली अनीय, और ये जो है ये भी चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पठ में अनियर जोड़ोगे आप तो पठनीय हो जाएगा। अब पठनीय का अर्थ चाहिए के अर्थ में होगा तो पढ़ना चाहिए। पठनीय माने पढ़ना चाहिए। तल का हमने आपको बता ही दिया। त्वा की बात करते हैं तो त्वा हमेशा जो है नपुंसक लिंग में जुड़ता है। जिस शब्द में जुड़ेगा उसको नपुंसक लिंग बना देगा। और नपुंसक लिंग का सीधा फार्मूला संस्कृत उसमें माँ लास्ट में लगा रहता है। जैसे आप बोलोगे गुरुत्वम, पशुत्वम, शिशुत्वम, सब में माँ लगा हुआ है तो यह नपुंसक लिंग का होता है। तो त्वा लगता है तो माँ भी लगता है। जैसे अगर आप महत्व में त्वा प्रत्यय जोड़ते हो तो महत्वम हो जाएगा। गुरु में त्वा प्रत्यय जोड़ते हो गुरुत्वम हो जाएगा, पशुत्वम हो जाएगा। शिशु में त्वा प्रत्यय जोड़ते हो शिशुत्वम हो जाएगा। तो ये आपका त्वा प्रत्यय है। बस इतना ही दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कौन से लघुता में तल प्रत्यय है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। पूछता है किस शब्द में मतुप प्रत्यय है। अब देखिए ये भी एक प्रत्यय का क्वेश्चन है। तो देखिए मतुप में देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। मतुप में तो पहली बात तो इसका मत जो है वो बचता है, बाकी सब गायब हो जाता है जुड़ते समय। तो मत भी जाके बाद में बदलता है। ठीक है, इसका जो है आन हो जाता है, मान हो जाता है, भान हो जाता है, इस प्रकार से बदलता है। तो जिसे अगर मान लीजिए आप जो है धी माने बुद्धि होता है, इसमें अगर मतुप प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा धीमान। मतुप का आन हो जाएगा धीमान हो जाएगा, यानी धीमान में मतुप प्रत्यय है। ठीक है, धीमान में। पुरुषत्व में पुरुषत्व में देखिए पुरुषत्व में तो इसमें त्वा प्रत्यय है। ठीक है, दीनता में देखिए दीनता में तल प्रत्यय है। पठितव्य में तो तव्यत प्रत्यय है, पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आपने चारों ऑप्शन को देख लिया। तो ये जो है 12 का साहित्यिक हिंदी का पेपर आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। दिया हुआ रेखांकित पदों में किसी एक पद में विभक्ति से संबंधित तथा नियम का उल्लेख कीजिए। तो देखिए एक हम बताना चाहेंगे आपको, जब किसी संस्कृत वाक्य में ऐसा कुछ कहा गया हो कि किसी आदमी, किसी पशु, किसी जानवर के किसी अंग में कोई परेशानी है, कोई विकार है, तो वहाँ एक सीधा सा सूत्र आपका चलता है एनांग विकारा। एनांग विकारा, ये इस संस्कृत का सूत्र है। ये बताता है कि किसी व्यक्ति के अंग में कोई परेशानी। देखिए पहला वाक्य, भिक्षुका पादेन खंजा। खंजा माने लंगड़ा, पादेन माने पैर से, भिक्षुक माने भिखारी। भिखारी पैर से लंगड़ा है तो बता दिया, इसका मतलब इसका नियम चल जाएगा एनांग विकारा। ठीक है। अब सुग्रीव रामस सखा आसित, सुग्रीव राम का मित्र है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें सखा का मित्र बताया है तो संबंध कारक हो जाएगा। यहाँ देख गृह मोहना गृहात आगच्छेत, मोहन घर से आता है, अलगाव हो रहा है मोहन घर से, तो यहाँ अपादान हो जाएगा, पंचमी हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र होगा ध्रुव पाय अपादानम। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन पूछा है कि विभक्ति तथा समय नियम बताओ, तीनों का आप बता सकते हो। इसमें षष्ठी है और इसमें अपादान है, पंचमी है, और ये आपका जो है एनांग विकारा है। किसी भी का सूत्र बता सकते हो आप, तो एक का हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम फिर से सुन लीजिए। ये आ का जो नियम है वो है एनांग विकारा, बा का जो नियम है षष्ठी से,
यानी षष्ठी विभक्ति है। सा का जो नियम है वो है ध्रुवम पाए अपादानम, पंचमी है। पढ़ेंगे तभी इसको जान पाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे हम कितना भी समझाएंगे ऐसे उनको समझ में नहीं आएगा, तो इसको एक बार पढ़िए ज़रूर। चैनल पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्य में एनांग, देखिए वही सूत्र फिर दे दिया, एनांग विकारा यानी अंग से विकार लक्षित होता है, कौन सा वाक्य है। अब आप बिल्कुल बता सकते हैं। ऑप्शन बा दिया है, साह माने वाह, सिरसा माने सिर से, खलवाटा माने गंजा है। वह सिर से गंजा है, तो इसके सिर में जो है वो कहीं ना कहीं से एक जो है कमी बताई गई, सिर से गंजा है। तो ऑप्शन बी आपका इस पर सूत्र चलेगा, एनांग विकारा चलेगा। ठीक है। गृहम परितः वनम से, घर के चारों ओर पेड़ हैं। ठीक है। इसका सूत्र अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, तो इसमें जो है द्वितीय विभक्ति होती है, आप पढ़े होंगे। आगे है देवेभ्यः स्वाहा, इसमें चतुर्थी है। जब भी इसका सूत्र होता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वधा अलम वसट योगाच, तो ये चतुर्थी में होता है। जब भी किसी को स्वाहा किया जाए, स्वधा किया जाए, सब यहाँ चतुर्थी हो जाता है। तो ऑप्शन चतुर्थी है। पूछा तो है आपसे केवल अंक का विकार, तो यहाँ सिरसा खलवाटा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने जो है ये क्वेश्चन दिया पत्र से, तो इसको आप जानते होंगे, पत्र लिखना एप्लीकेशन है। तो ये हमने आपको इंटरमीडिएट का साहित्यिक, जो भी 8 साइड के बच्चों का पेपर है, साहित्यिक पेपर है, उस हिंदी को अपने हिसाब से हमने सॉल्व कराया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, थोड़ा सा और लोग भी देखें। और वीडियो को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।